नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश। हर शनिवार को दोपहर 2 बजे हम लेकर के आते हैं हमारी खास पेशकश 100 रुपये से सस्ते शेयर। जी हाँ, और हफ्ते दर हफ्ते हमारा और आपका ये रिश्ता और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, जिसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ पिछली बार भी हमने देखी आप लोगों के लिए। कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके कमेंट्स हैं, हालांकि वो शेयर जो कि जिनकी दूरी 100 रुपये से बहुत ज़्यादा है वो तो शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि काफ़ी सारे शेयरों को जो कि आपकी टिप्पणियों में रहे हैं उनको हम इस कार्यक्रम में ज़रूर जगह दें और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके। इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा। भारतीय शेयर बाज़ार में अच्छी मजबूती रही। शुक्रवार को ज़रूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से वो छोटे शेयर हैं जो कि आने वाले हफ्तों, आने वाले महीने में आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। और हमारे सफ़र में हमारे हम सफ़र लगातार बने हुए हैं रचित खंडेलवाल जी, हमारे विशेषज्ञ। रचित सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है सर इस सेगमेंट को, हमारे शो को। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? आप पहली टिप्पणी आपकी, और उसके बाद से फिर आज के शेयरों का आगाज़ शुरू करते हैं सर। एक एक करके उन तमाम शेयरों को लेके आते हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और वेरी फ्रैंकली सर, मैं आपको बताऊं कि जब आपने ये सफर चालू किया था आज से कुछ महीनों पहले, तब मेरे को नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। बट अब इस सफर ने जिस तरीके से पूरा एक अपनी दूरी तय करी है, और उसके बाद जो प्यार मिलता है और जिस तरीके से लोगों का एक रिस्पॉन्स है, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, वो सर ये दिखाता है कि आपने जो एक विजन देखा था कुछ महीनों पहले, वो किस तरीके से पूर्ण होता हुआ आ रहा है। कुछ कुछ जगह हम और भी देख रहे हैं, ऐसे कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। बट सर, आपका कंसेप्ट, आप जिस तरीके से इसको निभा रहे हैं, वो अपने अपने काबिले तारीफ है। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी दर्शक जो ये देख रहे हैं उनको बेनिफिट होता ही रहेगा। बिल्कुल सर, और हम चाहेंगे आप भी कुछ एक ऐसे शेयरों पे ज़रूर आखिर में जो है बात करें जिस पे कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी जो है देखने में जो ये साइकोलॉजिकल है सर। बहुत लोगों को लगता है कि जो है 100 रुपये, मतलब जिस भाव में हम सेब या टमाटर ले रहे हैं उसमें क्यों ना एक शेयर ले लें, उससे सस्ते में हमको शेयर मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और काफ़ी लोग जो पहली बार शुरुआत करना चाह रहे हैं 500 रुपये से भी खरीद सकते हैं। तो आराम से 2-4 शेयर खरीद के कम से कम ये तो देख सकते हैं कि बाज़ार चलता कैसे है, समझते कैसे हैं बाज़ार को। तो चलिए सर, आज के बाज़ार, आज की जो है आगाज़ शुरू किया जाए फटाफट। और सब शुरुआत सर बैंकों से करना चाहेंगे। बैंक निफ्टी काफ़ी परेशान किया, पीएसयू बैंक लगातार चल नहीं रहे थे, अब थोड़ी जान आती दिखाई दे रही है। तो मैं चाहूँगा एक एक करके कुछ बैंकों को पहले बातचीत की जाए। जो हम लोगों ने टिप्पणियाँ देखी उसमें कई सारे बैंक भी शामिल थे। यूको बैंक भी इधर लगातार अच्छी जो है, कई सारे लोगों के सवाल भी रहे। तो यूको बैंक से शुरू करते हैं सर। 30 रुपये 31 रुपये के आसपास तो आ गया है। बहुत लोगों ने इसमें 1.5 साल 1 साल हो गए वेट करते हुए, जो हमारे पास सवाल आते हैं अभी, और उनको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोग अब चूँकि चलना शुरू हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या अभी खरीद सकते हैं, कहीं कुछ दम दिखाई दे रहा है आपको? सर देखिए, बिल्कुल पीएसयू बैंक्स के लिए स्पेसिफिकली हम बहुत लंबे समय से एक बात करते हुए आ रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स अब बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। अगर एसेट क्वालिटी आप उठा के देखेंगे, प्राइवेट बैंक से बेटर है। ग्रॉस एनपीए टॉप 5 पीएसयू बैंक्स की 2% से नीचे है। मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, और धीरे धीरे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में आपको खासा इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। उसी में एक बेनिफिशियरी आपका बनता है यूको बैंक। यूको बैंक हम लोअर लेवल से कवर कर रहे हैं। और अब आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि इसने अपना मूवमेंट नहीं दिखाया है। मतलब और 27 रुपए 26 रुपए के लोअर लेवल से अभी ऊपर आ रहा है। इन परसेंटेज टर्म्स आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें मेन मूवमेंट कब आएगा? इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जब ये 34 रुपए 50 पैसे 34 रुपए 60 पैसे के ऊपर बंद होगा। तब तक आपके पास पूरी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूं इन लेवल्स पे भी, लोअर लेवल्स पे भी आता है, आप बिल्कुल अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही ये 34 रुपए का लेवल तोड़ेगा, सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा वो होगा 42 का। और उसके बाद आप देखें सस्टेनेबल मैनर पे जो अपसाइड आएगा 52 रुपए। ये दो ऐसे लेवल हैं जो मैं समझता हूं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये मूव करेगा, हम अपनी गाइडेंस देते रहेंगे।
जी। अगली कंपनी सर जो है वो पिछली जो हमारी टिप्पणियां रहीं उनमें से एक बैंक निकालते हैं, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे कई लोगों की टिप्पणियां थी, तो मैं चाहूँगा कि इसको लेकर के ज़रा आप अपना प्रकाश डालिए। एक समय था लोगों को पसंद आता था काफ़ी, अभी क्या वैल्यूएशन 57-58 पे ऐसी लग रही है कि इसमें जो है खरीदारी की जा सकती है? जिन्होंने नहीं की है, जिनके पास पहले से हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अभी उनको क्या अपने जो भाव है आने में समय लगेगा? देखिए, इसको अब समझते हैं सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हम लोअर लेवल से कवर करते हुए आ रहे हैं। अब सर वैल्यूएशन टर्म्स में अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर बैंक का अगर आप पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखेंगे तो CAGR 70% है, और डिविडेंड पे आउट भी 26% का ही मेंटेन कर रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट अब इसकी रिड्यूस हो गई है, तो धीरे धीरे अब चीजें संभलती भी आपको दिख रही हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक का सब पूरा सेक्टर का पी उठा के देखते हैं तो वो 9.25 है, और इसका करीबन 7, मतलब एक वो गैप भी है जो इसको भरना है। और अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप देखेंगे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी लेटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है। इसके लिए वो जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 53 रुपए 72 पैसे, 54 रुपए के आसपास, उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो जो यूको बैंक में हम आपको ब्रेकआउट की बात कर रहे थे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑलरेडी दे चुका है। और अब यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशन के लिए मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे 50% लीजिएगा वापस। अगर कभी भी मार्केट वॉलेटाइल होता है और लोअर लेवल पे आपको 54 रुपए या 53 रुपए देखने को मिलता है, तब पोजीशन आप और बढ़ा सकते हैं। और ये ब्रेकआउट जो इसने दिया है अभी मैं समझता हूँ एक सस्टेन्ड मैनर में ये ब्रेकआउट आपको 62 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली 62 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ ये 68 से 70 रुपए, 68 से 70 रुपीज तक का भी लेवल इन क्वार्टर्स टू कम आपको दिखा सकता है। ब्रेकआउट दे चुका है, अब इसमें कभी भी आपको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बात हो गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के। एक बैंक सर रह गया है जो मतलब बैंक ऑफ साउथ इंडियन बैंक पे आपको शायद पिछली बार भी पूछा था, उतना अच्छा लगा नहीं था, लेकिन चूंकि क्वेरीज इतनी ज़्यादा हैं तो मैंने कहा कि एक बार ठीक है, नए ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती रहती हैं। क्या लग रहा है आपको? राइट इशू के बाद लगातार पिटा हुआ है, साल सवा साल इसको भी हो गया, अवॉइड करना चाहिए अभी? सर देखिए, साउथ इंडियन बैंक को मैं आपको अवॉइड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे के कारण आपको दे देता हूं। दो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल फैक्टर बहुत अच्छा लगता है इस बैंक के बारे में कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 40 रुपए की है, मगर उसके अलावा आप देखें इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो खराब है। इनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 3.93% पे ही रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी खराब है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इनकी 19,000 करोड़ के आसपास आती है, और इनकी अर्निंग में ना अदर इनकम बहुत बड़ा है। तो ये जो फंडामेंटल रीजंस हैं, इन फंडामेंटल रीजंस के कारण साउथ इंडियन बैंक अच्छा नहीं लगता। अब इससे हम दूरी रखने के लिए बोलेंगे, बट जिन भी लोगों के पास है, देखिए होता क्या है ना सर कि जैसे बोलते हैं ना गेहूं के साथ गुण भी पुस जाते हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी में अब जो मूवमेंट आ रहा है और छोटे बैंक में जो मूवमेंट आ रहा है वो मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं इसमें हल्का सा आता हुआ दिखेगा। तो जिन लोगों के पास है उनको मैं बोलूंगा जब भी आपको 32 से 34 रुपए की रेंज वापस देखने को मिले, आप एक बार एग्जिट पोजीशन कर लें। ये वो स्टॉक नहीं है जिसमें हम लंबे समय तक रह सके। इसके फंडामेंटल्स अभी इतने सपोर्टिव नहीं है। अगर कुछ चेंज आएगा कभी तो डेफिनेटली हम इसको भी अपने उस ब्रैकेट में ले लेंगे। अगला बैंक सर वो है जिसमें कि हमारे पिछले दर्शकों ने टिप्पणी की थी, उसमें से पिक करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। काफ़ी क्वेरीज, दो मतलब 3-4 टिप्पणियाँ थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस को लेकर के, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी क्या करें। लेवल्स मैंने नोट नहीं किया क्या उनके सवाल थे, लेकिन इन जनरल जिनके पास हों, जो ख़रीदना चाह रहे हों, ज़्यादातर लोग वही सवाल पूछे जिनके पास है, लेकिन जो लोग खरीदना भी चाह रहे हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने काफ़ी निराश किया। जब नए नए IPOs इसके आ रहे थे लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मतलब बड़ा लोग काफ़ी बुलिश थे। परफॉर्मेंस रही नहीं, अब क्या रेट कट वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, क्या उम्मीदें करें यहाँ पे कुछ हो सकता है? आपकी टिप्पणी कोई है इस पर? सर देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक या ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका जो एसेट होता है वो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, बिजनेस इनका जो होता है वो ऐसे एसेट्स को ऐसे जगह लोन देते हैं जहां नॉर्मली हम एक ड्यू डिलिजेंस के बाद लोन नहीं दे पाते हैं। उसके कारण से क्या है, इनके NPA लेवल्स भी हायर साइड रहते हैं। उसके कारण से क्या है कि रिजल्ट्स भी खराब रहते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का एक विक्टिम है
मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि इनको बिजनेस करने के लिए वो एसेट क्वालिटी में रहना ही पड़ता है। मगर अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स इस पर्टिकुलर बैंक के देखेंगे, जिस तरीके से ये बैंक मूव कर रहा है, अभी आपको थोड़ा सा अपसाइड और दिखा सकता है। इसका मैं ये बिल्कुल बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। मगर अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको एक रे ऑफ होप दे देता हूँ कि कहीं भी आने वाले समय में इन क्वार्टर्स टू कम आपको 28 रुपए से 32 रुपए का लेवल ये बैंक दिखा सकता है। वहां पे आप चाहें तो एग्जिट पोजीशन बना लीजिएगा, बट ये वो बैंक नहीं जिसमें हम लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तो मतलब नई खरीदारी के लिए बचने की सलाह है ना? बिल्कुल सर। हम्म, चलिए ये तो बात हो गई इसको लेकर के। अब दो बैंक ऐसे जिस पर कि एक तो सर क्या चला, कैनरा बैंक, और हम लोगों ने 100 के नीचे से बातचीत करते आ रहे हैं, देखते देखते अब वो 117-18 पर पहुंच रहा है। अब उसके लिए मैं सुन रहा था तमाम प्लेटफॉर्म पे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो है अब 123, 143 और क्या क्या थम टारगेट निकल के आ रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए कैनरा बैंक? बोलिश है सर आप? देखिए, इस पर्टिकुलर बात पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आपने अभी एक बात बोली जिस बात पे मैं थोड़ा सा एक अग्री नहीं करूंगा। आपने कहा सर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, तो सर अब आप देखिए कि नहीं नहीं, वो आपने बोला पहले सुबह, आपने बोला था, मैंने तो रिपीट किया है। तो ये नहीं, मैं तो बस सबसे बड़ा खुद मानता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म को मानता हूँ। लेकिन जब आप बार बार करते हैं जिक्र, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मान रहे हैं तो छोटा तो ठीक है सर, हम लोग छोटे शेयर वाले हैं जी सर। तो सर देखिए, बड़े प्लेटफॉर्म तो अब धीरे धीरे हम भी बनते जा रहे हैं, और जिस तरीके का दर्शकों का प्यार है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम अच्छे लेवल पे डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। अब कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं सर। देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट के बाद हम यही चीज बोल रहे थे कि अभी आपको हायर लेवल देखने को मिलेगा। हल्का सा आपको एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 126 रुपए के लेवल पे। जिस तरीके से ये चल रहा है 126 रुपए, इसके लिए एट द वेरी फेस ऑफ इट क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट क्या ये वो क्रॉस नहीं करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली क्रॉस करेगा। और क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर भी जाएगा। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया था और वो कहीं प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, 124 से 126 के रेंज में एक बार वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर फ्रेश एंट्री की आप बात बोलते हैं, क्योंकि बात ये आ रही है कि अभी ये और अपसाइड जा सकता है, फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको एक तरीका सुझा सकता हूं कि यहाँ पे और 30-35% अपनी पोजीशन बना लें। उसके बाद इसको थोड़ा सा करेक्ट करने दें। थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद जब 110 रुपए के आसपास, 111 रुपए के आसपास आएगा, वहां पे थोड़ी सी पोजीशन और बढ़ा लीजिएगा। और फाइनल लेग ऑफ पोजीशन जो हमने पिछली बार भी ये बात कही थी, 104 रुपए, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो हमको नहीं लगता अब ये ब्रीच करेगा। 104 रुपए, 106 रुपए की रेंज में आता है। आप डेफिनेटली इसमें अपनी कंप्लीट पोजीशन बना सकते हैं, और 126 रुपए में पहला प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद थोड़ा इंतजार करेंगे, हम तो हफ्ते दर हफ्ते जुड़ते ही हैं। उसके बाद हम आपको आगे का लेवल भी सुझा देंगे कि 132 रुपए, 138 रुपए जो खुलेगा, जो चार्ट्स बताएंगे उस हिसाब से फिर आपको डिटेल हम शेयर कर देंगे। ठीक सर। अगली कंपनी सर जो है हम लेकर के आएंगे पीएनबी। पीएनबी को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं और सवाल भी रहते हैं, तो पीएनबी पे सर आपकी राय क्या रहेगी? सर देखिए, पीएनबी और स्टेट बैंक, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि ये दोनों ऐसे शेयर हैं जो आप मेरे को कभी भी बोलेंगे ना, मैं यही बोलूंगा कि अच्छे हैं। और सर पीएनबी को लेके ना लोगों की धारणा बनी हुई है कि पीएनबी तो वही बैंक है जिसने नीरव मोदी बनाया था। पीएम मोदी, ये जो पीएनबी है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट सर मैं वापस एक चीज बोलूंगा, गवर्नमेंट ने जब से ये पूरी क्लीनिंग करी है ना, पीएनबी एक बहुत उम्दा बैंक हो गया है उसके बाद। और अगर आप पीएनबी के लिए, मैं सभी दर्शकों को एक चीज बोलूंगा, जो भी पीएनबी के करंट लेवल्स देख रहे हैं ना, वो कभी ये भी याद करें कि देयर वाज अ टाइम जब पीएनबी 2017 में 200 रुपए के ऊपर चलने वाला शेयर हुआ करता था, और अभी उससे बेटर सिचुएशन में ये बैंक आ चुका है। तो अब जिन्होंने ले रखा है और एज अ ट्रेडिंग बेट है, वो ज्यादा देर इसको होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज सुझाऊंगा कि अभी आपको आने वाले दिनों में एक बार ये बैंक 118 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट थी तो वहां बुक करेंगे। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं और मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल बने रहें। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको 124 से 126 रुपए का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सर फ्रेश एंट्री की।
फ्रेश एंट्री के लिए मैं ये बोलूंगा अराउंड 50% पोजीशन आप यहाँ बना लें अपनी, अगर आपने नहीं बनाया है तो। और क्योंकि मैं हमेशा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहने की बात करता हूँ, 106 रुपए के आसपास अगर आएगा तो हम अपनी पोजीशन वहां पे और बढ़ा लेंगे, और उसके बाद जो आपको लेवल सुझाए गए हैं उन लेवल्स का इंतजार करें। चलिए अभी सर जरा एक लाइन में जरा बताइए, ये जो हमने 5-7 बैंक डिस्कस किए, इनमें कौन से बैंक हैं जो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं, इनमें आपको लग रहा है कि दम दिखाई दे रहा है? सर देखिए, आप बैंक्स तो सारे अच्छे लग रहे हैं, बट रैंकिंग कर लेते हैं। सबसे अच्छा लग रहा है सर पीएनबी, अभी भी अपसाइड है, और जो आपको लेवल सुझाए गए हैं उसके बाद आपको और अपसाइड देखने को मिलेगा। फिर आता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पहले भी अच्छा लग रहा था, अभी भी अच्छा लग रहा है। और एक सर नया एंट्रेंट आ रहा है यूको बैंक। आप देखें एक बार इसको 34 रुपए 70-80 पैसे क्रॉस करने दीजिए, फिर इसका मैजिक भी सबको दिखेगा, और ये भी कैनरा बैंक और अदर बैंक्स की तरह मूव करने लग जाएगा। तो रैंकिंग टर्म्स में पीएनबी, कैनरा बैंक और फिर यूको बैंक। ठीक। अब जरा सर मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़ा आगे जाएं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको बीच में रखें क्योंकि बड़ी खबर रही। और अच्छा, बैंकों पे एक बैंक छूट गया सर। ओहो, यस बैंक, उसकी बात तो हुई नहीं। यस बैंक जरा इस ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं जरा यस बैंक पे सर, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी रहती है और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जरा इसकी खबर लेकर के स्क्रीन पर आ जाइए ताकि खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें। और साथ ही साथ देखिए एसएमबीसी 20% स्टेक जो है वो हासिल करके अब सबसे बड़ा जो है वो इसमें स्टेक होल्डर बन चुका है सर। प्राइवेट बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी अभी भी 10% से ज़्यादा बनी रहेगी। ये अपडेट्स यहाँ पर इस बैंक को लेकर के निकल के आए हैं। धीरे धीरे चल रहा है 21 रुपये के आसपास। बैंक के बोर्ड में एसएमबीसी के सिनिचिरो निशिनो और राजीव वीरवल्ली कन्नन को इसमें जगह मिली है। 21 रुपये के ऊपर आ गया। बहुत लोग अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोगों का। आप जो है एक समय से, लंबे समय से यहाँ पर सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। क्या टिप्पणी रहेगी यस बैंक को लेकर के? कन्नड़ा नहीं, यस बैंक लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। तो क्या टिप्पणी रहेगी सर यस बैंक को लेकर के? तो देखिए, कॉन्फिडेंस ना आना बिल्कुल जायज बात बनती है। और राणा कपूर साहब की अभी भी, जैसे मैं आपको बताऊं, आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि वापस से वो बातें रिसर्फेस करने लग गई। रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस डिफेंस में राणा कपूर जी ने अनिल अंबानी जी को जिस तरीके से लोन दिया था, वो सारी बातें होती रहेंगी। और सर जैसा मैंने आपको पीएनबी के लिए बोला ना, कि लोगों के दिमाग में एक वो चीज बनी हुई है कि ये तो वो बैंक है जिसने इतनी बर्बादी फैलाई। सर अब ये वो यस बैंक नहीं है। अब ये हमें समझना होगा, मैनेजमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और सर होता क्या है, देखिए, एक जब क्लियरिंग होती है ना, जब क्लीनिंग होती है, जब नया मैनेजमेंट आता है, जब नया सिस्टम आता है, तो वो सिस्टम, वो मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि हम वर्किंग ऐसी करें कि हम आउट परफॉर्म करें जो हमने पिछले कुछ पास्ट में किया है। और प्रैक्टिकली यस बैंक में आपको वो होता हुआ दिखेगा। अब जिन भी लोगों ने लोअर लेवल पे लिया था, जब हम लोअर लेवल की बात कर रहे हैं तो हमने 18 रुपए में भी बोला था, हमने 19 रुपए में बोला था, और आप बहुत लंबे समय तक इसको होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 21 रुपए 60 पैसे बहुत नियर टर्म आपको आता हुआ दिख सकता है। आप वहां पे अपना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट जो भी इसको लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए लेके रख रहे हैं, उनको मैं एक चीज बोलूंगा, अभी आप बिल्कुल विचलित ना हो। कुछ नहीं करना है, ना खरीदना है ना बेचना है। अभी आप इसका इंतजार करें। एक बार इसको 26 रुपए का लेवल दिखा देने दीजिए, जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सीधा सीधा जो ये लेवल खुलेगा, ये आपको 38 रुपए तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है। बट उसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए इसमें पोजीशन बना के रखनी होगी। पूरा बैंक चेंज हो रहा है, समय लगेगा, मगर रिटर्न ये जरूर देके जाएगा। रिटर्न देके जाएगा, लंबी अवधि में भी देके जाएगा। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली टिप्पणी जो है सर, अब चूँकि शुक्रवार के सत्र में आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे थे और मैंने डिस्कस करने दिया नहीं। मैंने कहा शनिवार को हमारे दर्शक 2 बजे देखेंगे इसको। तो सर वोडाफोन पे बात करते हैं और वोडाफोन के ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं। फ्राइडे के सत्र में क्या रैली रही, और एक समय तो 10-11% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। खबर जो है आपको बता दें, 7 महीने के उच्चतम स्तर पर वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो पहुँचता हुआ दिखाई दिया। एजीआर केस में राहत की जो उम्मीद है उससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिसके चलते हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें अगले फ्राइडे तक के लिए सुनवाई टल गई है, लेकिन बड़ी बात क्या निकल के आई कि जो सरकारी पक्ष के वकील थे उन्होंने जो इनके मामले थे उसको निराधार नहीं बताया, उसका कोई विरोध नहीं दर्ज किया। तो ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग गई है कि क्या सरकार भी इस पर नेगोशिएशन के लिए या इस पर बातचीत के लिए तैयार है। डीओटी ने समाधान निकालने की बात कही, तो जब सोल्यूशन निकालने की बात होती है
तो उसमें ये हो रहा है क्या, अगर अमाउंट भी कम होगा तो भी पॉजिटिव है सर वोडाफोन आइडिया के लिए। और खैर पूरी तरह माफ़ तो नहीं होने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्या निकल के आता है। लेकिन हाँ, एक मोमेंटम शेयर में आ गया सर 847, मतलब 7 महीने का औसतन स्तर, क्या सलाह रहेगी? 6 रुपये 7 रुपये पे बहुत टाइम से घूम रहा है और लोगों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को 1 रुपये मिल रहे हैं और मोटी क्वांटिटी है तो 1 रुपये का मोमेंटम बहुत होता है वोडाफोन आइडिया में। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर इसकी पर्टिकुलर टिप्पणी जो मैं इतने टाइम से करता आ रहा हूँ उसको एक ही उस चीज में समराइज करना चाहूंगा। मैं हमेशा से इस शेयर के लिए ना एक ही बात बोलता हूँ, और सर करेक्ट करिएगा, मुझे जितना याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, जब सैया थानेदार तो डर काहे का। वाह वाह वाह। और सर देखिए, एक ही पैरामीटर है जिस पैरामीटर पे हम सब लोगों को चैलेंज करते हुए आ रहे हैं, जितने भी लोगों ने बोला कि ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। सर गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं डूबने देगी। जो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करके बैठी है वो कम से कम अपना पैसा निकाल के जाएगी ही जाएगी। 10 रुपए 11 रुपए इन लेवल्स पे गवर्नमेंट ने अपना फंड पार्क कर रखा है। सर एक क्लियर एग्जांपल देता हूं आपको। आप देखिए जितने भी बैंक्स ने यस बैंक में अभी पैसा लगाया था ना, गवर्नमेंट ने उनको एक और एडवांटेज दिया कि आप प्रॉफिट तो बुक कर रहे हो बट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। प्लीज, आपने 10 रुपए में सपोर्ट किया था इस बैंक को, आज 21 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है, आप प्लीज निकल सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स का भी। वोडाफोन के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। और सर बीच में स्टेक सेल की भी बात आई थी, ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं सर क्योंकि कॉन्फिडेंस का कारण क्या है। दो, फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानूंगा कि बुक वैल्यू तक नेगेटिव हो चुकी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, मगर गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रही है, उसी बिना पे हम इस पे इन्वेस्टेड है। अब जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है और भारी क्वांटिटी है, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको आने वाले समय में 9 रुपए 10 पैसे तक का भी ये भाव दिखा सकता है। जब वो भाव दिखाए आप अपनी क्वांटिटी हल्की करना चालू कर सकते हैं और वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट कंप्लीट मत करिएगा, उतना रखिएगा कि आने वाले समय में जब अपसाइड जाए तो आपको दुख ना हो। बट हाँ, अनसर्टेनिटी इज नेम ऑफ द गेम। तो 8 रुपए 90 पैसे से 9 रुपए 10 पैसे की रेंज में जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप बुक करिए, एक अच्छा रिटर्न है। अगर आपने 6 रुपए में लिया है, 9 रुपए में बेच रहे हैं, हैवी क्वांटिटी, अच्छा रिटर्न है। अब जो लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप दूरी बनाए रख सकते हैं। बट अगर किन्हीं किन्हीं लोगों को फोमो हो रहा है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस फोमो को फाइट करने का सिंपल तरीका है, अभी कुछ नहीं करना है, इसको एक बार कभी भी आ जाने दीजिए 7 रुपए 80 पैसे। 7 रुपए 80 पैसे में हम लगाएंगे आधा पैसा। और क्योंकि सर इसमें न्यूज इतनी चलती रहती है और ये इतना 10-20% का मूवमेंट ऊपर नीचे कर लेता है, कभी 6 रुपए 70 पैसे मिलेगा तो हम कंप्लीट पोजीशन इसमें अपनी वापस से बना लेंगे। और वो वापस मैं रिआइटरेट करूंगा, सिर्फ उतना पैसा जितना हम जीरो होने के लिए दे सकते हैं। उसको समझने के लिए सिंपल, फैमिली के साथ बाहर वीकेंड डिनर पे जितना पैसा आप लगा सकते हैं उतना पैसा लगा के बैठ जाइए। अभी 9 रुपए 10 पैसे का आपको लेवल दिया है, आने वाले समय में ये आपको और अपसाइड देता हुआ भी दिख सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछते हैं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश अभी साउंड नहीं करना चाह रहा हूं, बट हो सकता है आपको आने वाले समय में ये 16-17 रुपए का भी लेवल दिखा दे। वाह। और सर ये जो मतलब आपने फोमो का क्या नए खरीदारों की जिक्र की, एवरेजिंग वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो अभी भाव पे क्या आप 50% खरीद सकते हैं? वो लोग भी मतलब मान लीजिए जैसे इनके पास बड़ी क्वांटिटी है, 6 पे भी खरीदा, 7 पे भी खरीदा, कुछ लोग पहले ऊपर भी खरीदा हुआ था, अब लग रहा है ये तो भागना आप शुरू हो रहा है, अब तो खरीद लो, ये होता है, तो ये फिर अभी क्या खरीद लें थोड़ा बहुत? नहीं सर, इसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना सर, ये वन साइड मूवमेंट नहीं करेगा, इसकी इक्विटी इतनी बड़ी है ना कि इसको हर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं पंप आता हुआ दिखेगा। मतलब सर मैं आपको बता सकता हूँ, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो हमारे जो दर्शक हैं उनके पास लाख लाख शेयर हैं आइडिया के। तो आप समझिए कि वो दर्शक जो लाख शेयर लेके बैठे हुए हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे दर्शक होंगे जो इसमें कमेंट नहीं कर रहे बट क्वांटिटी बहुत हैवी है। इसमें मार्केट फ्लोट इतना बड़ा है ना कि हर लेवल पे आपको एक कंजेशन फील होगा। इसीलिए, और ये सेम हाल है सर यस बैंक का, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको जब नीचे मिले तो बेटर रहेगा। उसमें जब ये होता है ना सर, ऊपर आता है तो खुशी मिलती है, तो नीचे आएगा तब लेंगे, अभी नहीं। ठीक सर, ये बात आ गई वोडाफोन को लेकर के।
अब सर अगले 10 मिनट में वो शेयर हम डिस्कस करेंगे जो कि हम ज़्यादातर करते हैं या जिस पर हमारे पास सवाल आते हैं, ताकि वो मिस ना हो, क्योंकि वो दर्शकों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और उसके बाद जो आखिरी के 10 मिनट बचेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि वो शेयर जो कि कमेंट बॉक्स में आए तो से, और हमने नोट डाउन भी किए हुए हैं, और जगह बचेगी तो हम उसको भी कोशिश करेंगे और ज़्यादा जगह देने की। तो चलिए सर, एक तो उसमें नाम आएगा HFCL का, जिसमें अब काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों के आ रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज़ हैं, और डेवलपमेंट भी हुआ सर। इनको जो है 1000 एकड़ की ज़मीन जो है वो इन्होंने एक्वायर की है, डिफेंस क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी के चलते हमने एक बीच में एक अच्छा मोमेंटम HFCL में देखा। अभी क्या करना चाहिए 76 रुपये के आसपास? क्या HFCL वो छोटा शेयर है जिसमें आपको ये दमखम दिखाई दे रहा है कि आज नहीं तो कल इसमें रैली आएगी? ठीक है, अभी स्टोरी आपको उतनी समझ में नहीं आ रही है लोगों को, लेकिन क्या आपको दम दिखाई दे रहा है करंट लेवल पे? सर देखिए, HFCL के लिए ना मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हमने अभी डेवलपमेंट देखा है और उस डेवलपमेंट में हम बाइंग कर रहे हैं, मगर कुछ हम चीजें देख लेते हैं कि इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.7 पे है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। प्रमोटर प्लेज 54% का है। आप देखिए, इतना बड़ा प्रमोटर प्लेज के साथ बैठे हुए हैं और इनके डेटर डेज भी हाई हैं। उसके साथ साथ आप देखें, इसको आप कंपेयर किससे करते हैं? इंडस टावर से, जिसका पीई है 9 का। इसको आप कंपेयर करते हैं विंध्या टेलीलिंक से, जिसका पीई है 7 का। सर इसका पीई है 325 का। मतलब आप एक चीज समझिए कि ये फंडामेंटली स्टॉक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मगर अब ये चल क्यों रहा है? इसके पीछे जो अभी आपने न्यूज बताई, डिफेंस की न्यूज बताई, और सर एक और सबसे बड़ी बात, रिलायंस जियो में ये बहुत बड़ा वायर एंड केबल सप्लायर, इंस्ट्रूमेंट सप्लायर है। दैट इज द ओनली रीजन कि आप, मतलब ऑफ कोर्स जो आपने न्यूज बताई वो भी है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण से ये चल रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको बड़ा सिंपल कंसेप्ट फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम फंडामेंटल नहीं, मोमेंटम खेलेंगे, और मोमेंटम खेलेंगे, बड़े क्लियरली खेलेंगे। ज्यादा इसमें हम कोई और चीज करेंगे नहीं। इसमें करंट लेवल्स पे अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पोजीशन लें, कोई भी परेशानी नहीं है। बट हमें एक चीज पता है, फंडामेंटल्स इस कंपनी के खराब हैं। तो हमें करना क्या होगा? जो 76 रुपए के रेंज में हम पोजीशन बना रहे हैं, 66 रुपए, 66 रुपीज का एक क्लियर क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 66 रुपीज के नीचे जाएगा, हम निकल जाएंगे, हम मुड़ के देखेंगे भी नहीं। 10 रुपए का डाउन साइड मैं आपको बोल रहा हूं, तो फिर मुझे रिवॉर्ड भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। इन लेवल्स पे आप लेते हैं तो सबसे पहला लेवल निकल के आता है, वो आता है 90 रुपए, 90 रुपीज, जो आपको इन टाइम टू कम बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। 90 रुपीज के बाद जब ये सस्टेन करेगा, फिर आपको दिखाएगा 114। मतलब एक डिसेंट अपसाइड है। तो हम 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 90 रुपए में थोड़ा सा डिप्लॉय करेंगे, फिर 114 रुपए में भी आगे हम डिप्लॉय करेंगे। इन लेवल्स पे आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई HFCL को लेकर के। अगली कंपनी जिस पे हम लोग अक्सर बात करते हैं, ये सुजलॉन को, मतलब ठीक है, जो सब आर्ट भाई बहुत सारी बातें हम लोग प्रदीप जी के साथ करते हैं, पर ये फंसा कहाँ सर? मतलब रिजल्ट्स अच्छे, सब कुछ ठीक था, चलिए ये फ्राइडे के सेशन में एकदम से रैली आ गई है और ये 2-3% ऊपर चला, मतलब बीच बीच में खो जाता है, मतलब एकदम से क्या हुआ है इसमें? अभी क्या करना चाहिए सर? क्योंकि 70 के बाद भी लग रहा था लोगों को कि अब तो ये जाएगा अपने हाइस की तरफ, नहीं गया और फिर वापस नीचे आ गया। अभी क्या करें? 60-62 के आसपास है, 80 पर भी लोगों के पास है, 70 पे भी लोगों के पास है। क्या टिप्पणी सुजलॉन? सर देखिए, सुजलॉन के लिए ये मूवमेंट जो है ये अनोखा नहीं है। और सर हर स्टॉक का ना एक नेचर होता है। आप देखिए, जितने भी स्टॉक्स की हम बात करते हैं ना, उनका एक नेचर होता है, उनका एक टेम्परमेंट होता है, जिस तरीके से वो मूव करते हैं उसके पीछे के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सुजलॉन को आज से कुछ महीने पहले हमने ऐसा ही मूवमेंट करते हुए देखा था। तब हम इसका मजाक भी उड़ाते थे कि साहब देखो, ये तो कुछ चलता ही नहीं है, अब इसका चार्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है। विपुल सर, आप मेरे से शेयर पूछेंगे, सुजलॉन बोलेंगे मैं आपको लेवल दे दूंगा इतने महीनों से यहीं पे। सर अभी वही फेज चल रहा है, वो फेज वापस चल रहा है, मगर ये इसने अपनी ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर ली है। पहले आप देखें लोअर लेवल्स पे ये कंसोलिडेशन करता था। अब इसने जो रेंज खोली है वो कहीं ना कहीं 54 से 66 तक की रेंज है, जिस रेंज में अब ये मूव कर रहा है। इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करने दीजिए। बोलते हैं ना, स्लो बच्चा है,
थोड़ा सा टाइम लेता है चलने में, मगर काम कर लेता है अपना। तो ठीक है, इसको घर पे थोड़ी पढ़ाई करने दीजिए। इसमें मूवमेंट आएगा कब? जब ये तोड़ेगा 66 रुपए। 66 रुपए इस बार जब ये तोड़ेगा, तो आप मान के चलिए कि एक अच्छा अपसाइड तो देगा ही देगा। और जो इसका प्रीवियस हाई है 84, 99, 85 लेवल्स का, वो भी ब्रीच करेगा। तो अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा यहाँ पे बना लें। और जो लोअर एंड आपको बताया जा रहा है 54 रुपए के आसपास, वहां पे आपको मिलता है, वहां पे आप और कंप्लीट एवरेज अपनी पोजीशन कर सकते हैं। एक टर्न अराउंड स्टोरी है, 66 को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा ये एक अच्छा मूवमेंट आपको करता दिखाएगा। अब लोग ये भी पूछ सकते हैं कब। मैं समझता हूं आपको आने वाले क्वार्टर्स में, जब रिजल्ट सीजन में इसके रिजल्ट आएंगे ना, तब वो मूवमेंट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। या कोई एक न्यूज आ जाए जो उसका बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन जाए, तब ये आएगा। उससे पहले अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ठीक, चलिए 66 रुपये का वेट करते हैं। 66 का लेवल तोड़े तो फिर सुजलॉन में तेजी आएगी। 54 रुपये पे अगर दोबारा आता है तो एवरेज कर सकते हैं, यही बोला ना सर आपने? मोटी मोटी बात, ठीक है। सुजलॉन की बात हो गई सर, एक और पावर की बात हो रही, जेपी पावर। मतलब क्या हुआ, मतलब इतनी अच्छी बात हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब तो मतलब कंपनी एक्वायर भी, क्या मतलब क्या ग्रुप नहीं पसंद आया, इस वजह से सुस्ती आ गई? काफ़ी लोगों के पास है, बहुत लोग अपने मन से कमेंट बॉक्स में कहा थे अब 30 जाएगा, 35 जाएगा। खैर वो लोगों की मतलब वो है कि ख्वाहिशों को लोग हकीकत बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या है जेपी पावर पे? नहीं देखिए सर, मैं इन ख्वाहिशों की जब आप बात करते हैं ना, तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि ये ख्वाहिशें तो सर कहीं ना कहीं दबी हुई मेरी भी हैं। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि सर आज से कुछ दशक मैं अब बोल सकता हूँ, जब आप और मैं मार्केट में थे और जी, एक टाइप ऑफ न्यू एंट्रेंट भी थे, हमने स्टॉक को 3 फिगर में भी देखा हुआ है सर। बिल्कुल। 2007 की बात करें, 100 सवा 100 रुपए में ट्रेड होता हुआ देखा है। और उसके बाद हमने पूरा इसका डिस्ट्रक्शन भी होते हुए देखा है। बट सर ये रहा, और अब ये एक स्टोरी बन रही है जिसमें एक टेक ओवर हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अब स्टोरी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और इस टाइम में मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी इसमें थोड़ा डाउनसाइड का स्कोप बाकी है। तो मैं बुलिश स्टांस नहीं रखूंगा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि स्टॉक खराब है। अगर आपके पास है तो बने रहें। अभी ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है सर, 17 रुपए का डाउनसाइड है और करीबन 23 रुपए का अपसाइड है। ये अभी इसी रेंज में चलने वाला है। इसमें अपसाइड आएगा कब? जब ये 23 रुपए 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग करेगा। 23 रुपए 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद इस बार जो मूवमेंट करेगा, मैं समझता हूँ हाथ के हाथ आपको 29 से 30 रुपए, 29 to 30 रुपीज का मूवमेंट देगा। और उसके बाद इसमें पोजीशन आप बना के रखेंगे, 38 से 40 रुपए तक का भी आपको ये लेवल दिखा सकता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये रिटर्न देगा। और सर ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी आपको बनती हुई दिखेगी। तो अभी थोड़ा सा पेन पॉइंट है, लोअर लेवल पे अपनी पोजीशन बना के रखें, पर टाइम दीजिए, ये अच्छा रिटर्न देगा। हम्म। तो यहाँ पर जो आपने बात कही है वो ये कही है कि जेपी पावर नीचे की तरफ 17, ऊपर की तरफ 23 तक जा सकता है, और 23 का लेवल टूटता है तो ये 30 रुपए तक जा सकता है, यही है सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जेपी पावर से आगे बढ़ते हैं फटाफट। और जेपी पावर के बाद सर एक जरा एनएचपीसी भी बोल दीजिए, पावर की इतनी बात चल रही, मतलब यहाँ पे किसकी नज़र लग गई सर? मतलब ये तो ये भी 1.25 साल से ऊपर हो गए, अब लोग फिर परेशान होते हैं लेकिन ये कि अब यहाँ पर भी मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन समस्या वही है कि वो 91 के आसपास से जो घूमता है, 90 के आसपास से, फिर वो डर मतलब फिर वो 2-3 महीने ऐसे निकाल देगा। ये जो डर है, क्या करें सर? एनएचपीसी क्या इस बार पार करेगा, क्या जाएगा 100 के ऊपर? ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, कई थम लगा चुके हैं, लेकिन क्या करें, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैं ना इन सारे शेयरों के लिए, चाहे आप एनएचपीसी बोल दीजिए, सुजलॉन बोल दीजिए, पीएनबी बोल दीजिए, 100 रुपए से जितने भी छोटे शेयर होते हैं ना सर, वो एक आप उनको ऐसे समझ लीजिए एक बच्चे की तरह होते हैं। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर उनका इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लोग खरीद लेते हैं, बहुत अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और हाई वॉल्यूम ट्रेड्स होती हैं उनमें। उनमें यूजुअली क्या होता है, लोग छोटे छोटे रिटर्न्स में भी ट्रेड कर लेते हैं। 3-4 रुपए मिले, लाखों शेयर ले रखे थे, कर लिया। इसलिए इनको मोबिलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एनएचपीसी की स्टोरी एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है सर। और एनएचपीसी के लिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये डबल होने का दमखम रखता है। अब ये तोड़ेगा कब, ये तो देखिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अभी जिस तरीके से चल रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको 96 रुपीज तक का मूवमेंट दिखा सकता है। 96 के ऊपर जब ये मेंटेन करेगा, और मेंटेन का
मतलब उसके ऊपर ही होवर करेगा कुछ दिनों तक। उसके बाद आपको लेवल दिखेंगे 108 रुपए, 112 रुपए, और ऐसे ही धीरे धीरे हंसते खेलते ये डबल की ओर अपना मूवमेंट करेगा। और सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सब दर्शक, जो जरा भी हम इसमें इसमें शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट होता है? 96। 96। और अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं, एनएचपीसी में अगर आपने एंट्री नहीं करी है फ्रेश एंट्री, मैं कहूंगा ठीक है, आप यहाँ पे 50% ले लीजिए और 50% का इंतजार करिए। जब भी लोअर लेवल पे आपको मिले 78 से 80 रुपीज की रेंज में, तब वहां पे आप फिर से अपनी एंट्री पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। और सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये छोटे शेयरों की आप ताकत देखिए, इनमें से कितने ऐसे शेयर हैं जो अभी हम बात करते करते आपको जो लेवल्स दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, आप ध्यान करें वो लेवल्स डबल तक होने का दमखम रख रहे हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो रुपए टर्म्स में देखने के बजाय अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे ना, तो ये छोटे शेयरों में उतनी ताकत है जो हमारे मेन स्ट्रीम इंडेक्स रिटर्न नहीं दे सकते ना, ये स्टॉक्स वो रिटर्न दे सकते। बिल्कुल। नई एंट्री के लेवल क्या बताया सर आपने, नई एंट्री के लिए? सर यहाँ पे भी करिए, यहाँ पे 50% कर लीजिए। कूल ऑफ करता है कभी भी 78 से 80 की रेंज में, मतलब यहाँ से करीबन 8 से 10 रुपए नीचे अगर आपको मिलता है ना, तो 50% आप अपना बुक कर लीजिएगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा बुलिश साउंड नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आप इसने इस बार जो मूवमेंट किया है ना, मुझे उम्मीद है कि ये 96 के ऊपर सस्टेन करने वाला मूवमेंट ये हो सकता है। बट वो ये सर, मैं तो उम्मीद लगा के बैठता हूँ, फिर कई बार उल्टा पड़ जाता है, इसलिए पूरा नहीं जा रहे हैं। अगर 96 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ठीक। स्ट्रैटेजी और थोड़ी चेंज करेंगे, बट हाँ अभी यहाँ पे 50%। चलिए ठीक सर, अब जरा जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। कुछ एक सवाल आए थे एनटीपीसी ग्रीन से पहले सर, एक मिनट, सिगाची और ओला पे बात कर लेते हैं, है ना? इस सीक्वेंस में रखते हैं। पहले क्या बोलेंगे सर, ओला या सिगाची? सर सिगाची मतलब मैंने ना कमेंट सेक्शन से इसको उठाया था। हाँ मैंने और भी देखा था, देखिए तो जी बताइए। और सर सिगाची में देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिखती है। सिगाची में थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 3 सालों में थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा सफर किया है। दो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। अब ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना सर, जिनके पास है, मैं क्योंकि हमने इसको कवर नहीं किया पहले, जिनके पास है वो कहीं भी 48-49 रुपीज में एक बार चाहें नियर टर्म प्रॉफिट अगर चाहिए आपको तो बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम टर्म के लिए आराम से होल्ड करें। 60 रुपए तक का भी लेवल आपको ये दिखा सकता है। अब आप बोलेंगे फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है, देखिए फ्रेश एंट्री मैं यहाँ करने के लिए नहीं बोलूंगा, इसमें मैं बोलूंगा फ्रेश एंट्री हम करेंगे तब जब ये थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा और करीबन 41 की रेंज में आएगा, तो फ्रेश एंट्री हम करना चालू करेंगे। और ये फ्रेश एंट्री हम कंप्लीट करेंगे 35 रुपीज तक की रेंज में, मतलब इस 5-6 रुपए की रेंज में आप अपनी फ्रेश एंट्री कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो दो लेवल सुझाए गए हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिगाची में शॉर्ट टर्म में 49, मीडियम टर्म में 60 रुपये तक के टारगेट है ना सर? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सिगाची की बात कर लेते हैं। ओला की बात, ओला में बहुत सारे डेवलपमेंट रहे बीते 2 हफ्ते में। लास्ट वीक तो कोई खास मोमेंटम रहा नहीं, कोई खबर ऐसी नहीं आई, लेकिन उससे पहले काफ़ी एक्शन देखने को मिला, हमने कवर भी किया अपने जो है छोटे शेयर के सेगमेंट में। अभी क्या करें सर, ये फिर उसी रेंज में है 57-58, जहाँ से ये एकदम से 3-4 दिन के अंदर 70 रुपये तक पहुँचा था। बहुत लोग कह रहे हैं खरीदने के लिए, ज़्यादातर लोगों की सलाह है, बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको उम्मीद लगी थी 70 के आसपास के लोग ऊपर के भी टारगेट आने लगे थे, लेकिन वो चला नहीं। फिर वो क्या करें अब 58 के आसपास, नई एंट्री के लिए भी, एवरेजिंग के लिए भी, और जिनके पास है उनके लिए भी। देखिए ओला के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सब ये बात जानते हैं मैं फंडामेंटली इस कंपनी के बहुत फेवर में नहीं हूं, अभी भी निगेटिव रिटर्न दे रही है। तो हम सिर्फ इसको टेक्निकल फ्रंट पे बात करते हैं। टेक्निकल फ्रंट पे आप देखें जिस तरीके से अभी ये कंपनी चल रही है, थोड़ा सा डाउन साइड और आ सकता है। 53 रुपए के आसपास अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, 53 रुपए के आसपास करेंगे। 53 रुपए के बाद एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है वो 43 रुपए, 43 रुपीज, 53 एंड 43, ये दो रेंज है जहां पे आपको इनॉर्मस अमाउंट का सपोर्ट मिल सकता है। तो एंट्री हम चालू करेंगे 53 पे, और उसके बाद अगर हम देखें अपसाइड तो वापस डेफिनेटली जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है
टेक्निकल बाउंस बैक अब अगर ये देगा तो सबसे पहला लेवल आपको 74 का देगा, और 74 के ऊपर अगर एक्सट्रीम लेवल्स ही आते हैं तो 98 पर तो बहुत दूर है, तो उतने ही टारगेट्स के लिए मत खरीदिएगा। बट हाँ, ये वापस 74 तक का मूवमेंट करके दिखा सकता है, ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, फंडामेंटली इट्स अ बिग नो। वैसे फंडामेंटली बिग नो, लेकिन टेक्निकल आधार पे नई एंट्री करना चाह रहे हैं 53 रुपये के आसपास करें। टारगेट जो आपको टेक्निकली दिखाई दे रहे हैं वो 74 के, ठीक है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। अब जरा बात कर लेते हैं अगली कंपनी एनएमडीसी स्टील। फटाफट सर बताइए जरा, एनएमडीसी में अभी क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं और एनएमडीसी स्टील को लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए सर, एनएमडीसी की अगर हम बात करें, एनएमडीसी अभी फर्दर अपसाइड आपको दे सकता है। लोअर लेवल से इसमें मूवमेंट आया है, हम लोअर लेवल पे भी 68-70 रुपए पे भी बुलिश थे। अभी जिस तरीके से चल रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको पहला लेवल 78 रुपए तक दिखा सकता है, और 78 रुपए के बाद आपको 82 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। ये दो लेवल है जो आपको देखने को मिल सकते हैं, 78 और 82। अब सर बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री। तो देखिए, एक मूवमेंट कर गया है यहाँ पे, मैं आपको फ्रेश एंट्री नहीं बोलूंगा। फ्रेश एंट्री कहाँ बोलूंगा, जब भी वापस ये करेक्ट करता है और 72 की रेंज में आता है, 72 की रेंज में आप करेंगे फ्रेश एंट्री। और इसमें भी एक रेंज सोचा देता हूँ, 78 अपर साइड, 68, 72 अपर साइड, 68 लोअर साइड। इन दोनों रेंज के बीच में एंट्री करके आप हायर लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनएम डीसी डीसी स्टील। स्टील, हाँ। एनएमडीसी स्टील पे हम नजर डालें, अभी सर 46 रुपए 92 पैसे, 4692 चल रहा है। इसने भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूवमेंट दिया है। इसमें मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप, और अगर अगर आपके पास है तो फिर आप बने रहें। बहुत नियर टर्म टारगेट इस रनअप के बाद दिख रहा है 48 रुपए 40 पैसे, 48 रुपीज 40 पैसे। और मीडियम टर्म में आपको 54 तक का भी ये मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं है तो एक लेवल मैं आपको सुझा देता हूँ। कभी भी आपको ये 45 रुपीज मिले, पहला लेवल आप वहां क्रिएट करिएगा। 45 रुपीज के बाद एक रेंज जो है वो आती है 41 से 45, और फिर ऊपर के आपको लेवल सुझा दिए गए हैं। तो फ्रेश एंट्री के लिए लोअर लेवल पे आने दीजिए, और अभी हायर लेवल पे आपको जहां एग्जिट करने का मौका मिल रहा है एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। एनएमडीसी स्टील में छोटी अवधि में पहले 48, फिर उसके बाद से तोड़ा तो 54 का लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकता है। नई एंट्री 45 के आसपास करने की सलाह दी गई है। चलिए, अब जरा फटाफट जो है कुछ एक काउंटर्स और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि कुछ एक नाम हमने डिस्कस नहीं किए हैं। पीसी ज्वेलर्स एक दो बार शायद हुआ है। पीसी ज्वेलर्स पे सर पिछली बार काफ़ी टिप्पणियाँ आई थी, उस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। और एक स्पाइस जेट पे काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो स्पाइस जेट एविएशन इंडस्ट्री में कुछ दम दिखाई दे रहा है सर। बहुत, मतलब दुनिया भर में कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो ही नहीं पाई है। मतलब ये पूरा सेक्टर ही ऐसा रहा, कुछ ना कुछ 2 साल 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी, स्पाइस जेट में अभी दम दिखाई दे रहा है? सर देखिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। मतलब अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ पूरे वर्ल्ड में एविएशन इंडस्ट्री एनॉर्मस रीजंस के कारण कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई एविएशन में। मगर सर एक ही एक्सेप्शन रहा है इंडिया की तरफ से, और वो रहा है इंडिगो। उसका आप देखें कोई भी मुकाबला नहीं है। स्पाइस जेट में सर अभी आपने देखा होगा लेटली कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स भी आए थे। इसने मूवमेंट करने की कोशिश भी की थी, बट क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ? नहीं। क्या होगा आगे सर, बहुत मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कोई टर्न अराउंड स्टोरी है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो बहुत क्लियर है, नहीं खरीदना है। अगर आपने खरीद रखा है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये एक बार 35-36 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाए। वहां पे जहां आपको एग्जिट आने को और देखने को मिले, आप अपनी एग्जिट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सर ज्वेलरी कंपनी में पीसी ज्वेलर्स की हम जो बात कर रहे हैं, पीसी ज्वेलर्स या छोटी ये इस टिकट साइज की ज्वेलरी कंपनी में मेरे को थोड़ा सा डर लगता है सर। इनके बहुत इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, बहुत वेरिएबिलिटीज होती हैं जो काम करती हैं। तो देखिए, पीसी ज्वेलर्स में फ्रेश एंट्री तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। अगर आपने ले रखा है तो कभी भी आपको अगर एक लेवल देखने को मिल जाए इसमें 16 रुपए 17 रुपए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप इसमें से एग्जिट कर लें। ये ना तो मीडियम टर्म ना लॉन्ग टर्म की मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट पे आ पाता है। इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आता सर। अवॉइड करें, दोनों को अवॉइड करने की सलाह है ना सर?
बिल्कुल सर, दोनों अवॉइड और हायर लेवल पे एक बार एग्जिट करें। बेटर शेयर्स है ना सर। मतलब मैं आपको हाइड्रो पावर दे रहा हूँ, मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी दे रहा हूँ, आप ज्वेलर की दुकान में जा रहे हैं और लॉस मेकिंग एविएशन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ठीक है सर। दो तीन अच्छे काउंटर मिस हो गए हैं अभी तक जो पे हमने का बात नहीं की। एक तो है सर मदरसन वायरिंग जिस पे हम लोगों को बात करनी चाहिए थी। और मदरसन क्योंकि अभी मुझे पता है कि थोड़ी देर में मेरे कान बजने लगेंगे, आने लगेंगे सायरन जो है कि वो कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। तो पहले तो मदरसन वायरिंग और दोनों के, क्योंकि अब रिश्ते जिस तरीके से बेहतर हो रहे हैं तो संवर्धना इंटरनेशनल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और ये खैर रैली आ गई है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद अभी कितना दम दिखाई दे रहा है मदरसन इंटरनेशनल और मदरसन सुमी वायरिंग दोनों में ही आपकी राय? 48-49 के आसपास अभी वायरिंग चल रहा है। सर देखिए, वायरिंग में आप ध्यान करिए, हमने लोअर लेवल से अपनी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल। बना रखी हुई है। और सर मैं कहूंगा अभी भी ये काउंटर अच्छा है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो मैं आपको बोलूंगा, और जल्दी निकलना है आपको, तो 52 रुपए के आसपास, 52 रुपीज के आसपास कहीं आए, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ही इसको आप 64 लेवल्स तक भी आते हुए देख सकते हैं इन मीडियम टर्म। अब बात आती है फ्रेश एंट्री की। तो देखिए, इतने रनअप के बाद मैं यहाँ फ्रेश एंट्री तो आपको बोल नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, कहीं भी आपको 46 की रेंज में आता दिखे, 46 में 50% अपनी पोजीशन बनाइएगा। उसके बाद किसी भी करेक्शन में ये आपको 43 तक आता हुआ दिखे, वहां कंप्लीट पोजीशन बनाइएगा और हायर लेवल्स का इंतजार आप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी कंपनी, और सर बार बार मैं बोलता हूं, इंडिया में टॉप 10 सेलिंग कार्स में से 10 में वायरिंग लगती है मदरसन सुमी वायरिंग की। अब इसी साथ साथ सर हम आ जाते हैं मदरसन इंटरनेशनल पटना संवर्धना। मदरसा। उसको भी सर लोअर लेवल पे हमने पोजीशन बनाई, थोड़ा सा डर हमको भी था। अब बट वो डर खत्म होता हुआ आ रहा है। यूएस के साथ फाइनली डील अब हमारी थ्रू होने की कोशिश दिख रही है, और उसका सब सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला है। वो बोलते हैं ना, जो जितना पिटता है खराब टाइम में वो उतना ही निखर के आता है अच्छे समय में। अभी यहाँ से 114 रुपए के लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, और फिर जब एक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट आने लग जाएगा तो 142 142 तक की रेंज में भी ये आता हुआ दिख सकता है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है, बनाए रखें। अगर नहीं बनाई है तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, 20-25% पोजीशन बनाइएगा यहाँ पे, फिर वेट करिएगा। फिर ये कभी भी आपको मिले 102 रुपए, वहां पे पोजीशन इंक्रीज करिएगा। और क्योंकि सर ये एक ऐसी चीज से कनेक्टेड है, एक एक्सट्रीम अनाउंसमेंट इसको और लोअर लेवल्स भी दिखाएगा। फाइनल एंड हम करेंगे 92 रुपीज। 92 रुपीज में ये आपको कभी भी मिले, आप अपनी फाइनल एंट्री कर लीजिएगा। और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके बाद ये बाउंस बैक करेगा। तो आपको एक रेंज सुझा दी गई है, 3 पार्टीशंस दे दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हाँ चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर। क्या छूट रहा है सर? पावर में एक वो आपके अनिल जी की कंपनी छूट गई, रिलायंस पावर। तो वो थोड़ा सा नाराज़ ना हो जाए कि भाई मतलब जो है ठीक है, नहीं चल रहा शेयर, कोई बात नहीं, डिस्कस तो कर सकते हैं। तो बताइए सर, आर पावर कुछ। सर ये मतलब देखिए कि अनिल जी मेरे हुए, हाँ, और वो अंबानी वाले मेरे हुए, और अग्रवाल वाले होंगे तो वो आपके हो जाएंगे। बताइए मतलब क्या ही ओह एलिगेशन। शानदार। बट सर देखिए, आर पावर भी आप देखें, हमने एक ही चीज बोली है कि जितना भी आप अनिल अंबानी ग्रुप एक्शन देख रहे हैं, ये एक्चुअल में बेचारा कनेक्टेड नहीं है। इसकी पेडिग्री थी वो, बट अब मैनेजमेंट चेंज हो गया है। और हमने सर जब ये गिरा था तब भी एक चीज बोली थी, 44 लेवल्स पे आप इसको एवरेज कर लीजिएगा। वहां पे आप देखें, वहां से ये बाउंस बैक दिखा रहा है, और अभी बहुत कंफर्टेबली जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको आने वाले दिनों में ये 52 रुपए तक भी दिखा सकता है। जिन्होंने 43-44 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाई थी और ज्यादा लंबा समय नहीं देखना चाह रहे हैं, वो 52 लेवल्स पे आराम से अपनी पोजीशन बुक कर लें। मगर जिनको कॉन्फिडेंस है इसकी स्टोरी में, इसके टर्न अराउंड में, वो वेट करें। उनको आने वाले दिनों में 63-64 तक की भी रेंज देखने को मिल सकती है। अब अगर आपने एंट्री नहीं करी है और एंट्री आप करना चाह रहे हैं, आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ रहा है या रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, तो मैं आपको बोलूंगा 4760 से 4360, 47 रुपए 60 पैसे, 43 रुपए 60 पैसे, ये एक रेंज है। इस रेंज में आप अपनी पोजीशन बनाएं, और जो आपको लेवल सुझाए गए हैं उन लेवल्स पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई यार पावर को लेकर के। अब क्या इम्पोर्टेंट क्या छूट रहा है हमारे पास से? हालांकि GMR इंफ्रा
GMR एयरपोर्ट बीच में एक कुछ एक इम्पोर्टेंट खबर आई सर। जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो ठीक आ रहे हैं मंथली, अब ये अगर क्वार्टरली रिजल्ट में दिखने शुरू हो तो शायद कुछ परिवर्तन बड़ा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए क्या टिप्पणी रहेगी GMR एयरपोर्ट को लेकर के आपकी? 1% के आसपास की ऊपर बंद हुआ है जो है फ्राइडे के सेशन में, 92-93 तक तो आ गया सर। तो ये क्या मान के चलें, क्या मतलब होगा 100 के पार? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये 100 के पार होगा ही होगा। मतलब इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अब आप देखिए, ये 100 रुपए के पार होते ही एक लाइफ टाइम हाई और उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट बनाएगा। बट जिस तरीके से ये काउंटर चल रहा है, मैं आपको बहुत क्लियरली कंफर्टेबली बोल सकता हूँ 108 से 112 रुपए आपको देखने को मिलेगा मीडियम टर्म में। अब अगर आपने हमारे कहने से लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी, मान लीजिए कि कहीं भी जब हम इसको कवर कर रहे थे अराउंड 81 82 इन रेंज पे बनाई थी, तो मैं आपको एक चीज सुझा सकता हूँ कि 104 देखिए, से कितना बताया आपने? 100? 104 से 112 108 ये लेवल भी आपको, आप 104 से 112 का लेवल लेके चल सकते हैं। और अभी जिन लोगों ने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी और वो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा कहीं भी 95 रुपीज के आसपास आए, अपना प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। थोड़ा वेट कर सकते हैं, 104 से 112 नहीं कर सकते, 95 यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो एक महत्वपूर्ण शेयर ये हो गया। और मिर्ज़ा इंटरनेशनल पे कुछ एक टिप्पणियाँ आई थी सर। जूते से जुड़ी कंपनी है, चूँकि इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है, ये जो अभी जो खबरें चल रही हैं GST वाली मंडे से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है इस पर बातचीत बताइए क्या करना चाहिए। ये और 2% की तेज़ी भी देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, 42-43 के आसपास है। मिर्ज़ा में दम दिख रहा है आपको? सर मिर्जा में मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, मिर्जा का ना इंटरनेशनल बिजनेस बहुत बड़ा है। मिर्जा को आप देखेंगे ना तो यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट इनका बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे अभी जो अनाउंसमेंट्स आए हैं यूएस ट्रेड डील के, उसके बाद से ही आप देखें, मतलब करीबन 16 सितंबर से इसने मूवमेंट चालू किया था, 32 रुपए 15-16 सितंबर से, और उसके बाद अभी ये यहाँ तक आ गया है। अगर आपने ले रखा है लोअर लेवल पे, तो मैं आपको बोलूंगा कि इट इज टाइम कि आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं अपने, कहीं भी 44 लेवल्स के आसपास, अगर आप इसमें समय नहीं देना चाहते। और मैं कम्प्लीटली आपकी बात समझ सकता हूँ कि फाइनेंशियली ये कंपनी ना इतनी वाइबल दिखती नहीं है अभी तक। इनका टैनरी बिजनेस जो है वो ठीक कर रहा है, बट इसके अदर जो सेटअप्स हैं वो इतने प्रॉफिट टेकिंग है नहीं। तो आप निकलना चाहें निकल लें। अगर किसी को ऐसा है कि इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी में इंटरेस्ट है और कॉन्फिडेंस है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि ठीक है, यू हैव टेकन योर कॉल एंड यू कैन स्टिल स्टिक अराउंड। उसके लिए जो लेवल्स मैं आपको सुझाता हूं, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, एक बार ये सस्टेन करेगा, मीडियम टू मतलब हायर मीडियम टर्म में आपको ये 54 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। अब बात आती है फ्रेश एंट्री की। देखिए, फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे करने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो पा रही है। एक अच्छा इसने मूवमेंट दे दिया है, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे किस चीज के लिए, 36 रुपीज। 36 रुपीज में हम एंट्री चालू करेंगे और वो एंट्री हम कंप्लीट कर लेंगे 32 रुपीज में। तो 32 से 36 रुपए की रेंज में फ्रेश एंट्री, और जो लेवल्स आपको दो सुझाए वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक। समय सर हो गया है, लेकिन चलते चलते लास्ट के 2 काउंटर जो अभी जो समझ में आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे सवाल लास्ट टाइम के रह गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 2 काउंटर डिस्कस, SJVN नहीं डिस्कस किया, पावर का एक छूट गया हमसे, और काफ़ी क्वेरीज रहती है डेली बेसिस पे। तो एक तो SJVN पे आप ज़रा अपनी एक फटाफट आपकी टिप्पणी हो जाए, और एक MMTC पे पिछले जो हमारा शो था उसमें से एक कमेंट लिया है मैंने MMTC पे। क्या टिप्पणी रहेगी सर SJVN और MMTC? देखिए सर, एसजेवीएन ने तो अभी काम करना चालू किया नहीं है। और जिस तरीके से पावर सेक्टर में मूवमेंट आया है, ये विद्युत पावर निकालता है, और मैं समझता हूँ अभी आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये क्रॉस करेगा 99 रुपए 50 पैसे। 99 रुपए 50 पैसे क्रॉस करने के बाद आपको एक डिसेंट अपसाइड इसमें देखने को मिलेगा, जो कि इसको लेके जाएगा 110 रुपए, और 110 रुपए के बाद आपको ये 124 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। अब ये 2 लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। अगर आप बात करते हैं फ्रेश एंट्री की, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं 92 रुपीज के आसपास आए तो वहां पे आप फ्रेश एंट्री चालू करिएगा। मगर इसकी फ्रेश एंट्री जो है वो 92 और नीचे 88, ये 4 रुपए की रेंज में फ्रेश एंट्री। और ब्रेकआउट भी आपको बता दिया
अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये बात है। एमएमटीसी का हो गया ना सर? नहीं नहीं सर, सॉरी, मैं सोच ही रहा था हाँ कि आपने एक और काउंटर हाँ, बोला था, मुझे याद एमएमटीसी नहीं सर, आ रहा था। एमएमटीसी उस पे जो है टिप्पणियाँ थी पिछली बार हमारे दर्शकों की, तो उसमें से एक ले लिया सर। जी सर। देखिए एमएमटीसी अब जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, मेरे को समझ में आ रहा है एक बार ये ब्रेकआउट के बिल्कुल ब्रिम पे है। और ब्रिम पे मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, ये बस 68 के ऊपर जैसे ही आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, उसके बाद डायरेक्टली इसका लेवल जो खुलकर आ रहा है 68 के ऊपर, ये आपको पहले दिखाएगा 76, और 76 के ऊपर आपको ये ले जाता हुआ दिखेगा 86 रुपीज तक। कंपनी थोड़ा सा टर्न अराउंड की कोशिश कर रही है। दो नंबर्स इतने ज्यादा प्रॉपर नहीं है, बट डेट फ्री हो चुकी है। और अगर आप एंट्री का पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करता है कहीं भी, और उस कूल ऑफ के चलते आपको ये मिलता है एट अराउंड 60 रुपए। तो आप अपनी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी इसके ब्रेकआउट का इंतजार और हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर काफ़ी सारे शेयर छूट गए हैं, उसमें सीपीसी है, लोगों ने ऊर्जा ग्लोबल में पूछा था, सरसा टेक्नो है, वार्ड विजार्ड है, इडलविज है, और प्रतिका इंजीनियरिंग है, जय कॉर्प है। तो काफ़ी सारे जो कमेंट्स रह गए हैं, इनमें से कुछ पे अगर मतलब एक आध पे कोई अगर आपको दिमाग में हो, आपने नोट डाउन किया हो, तो कोई टिप्पणी करना हो कर दीजिए। लेकिन आपके पसंदीदा कोई ऐसा इनमें से जो आज की चर्चा रही है, क्योंकि अब स्टूडियो से मुझे निकाला जाए, घसीटा जाए, उससे पहले आप बता दीजिए कि कोई पसंदीदा शेयर हो इनमें से, या फिर इसके अलग जो आपको अच्छे लग रहे हो 100 रुपये से सस्ते शेयर। सर देखिए, ऊर्जा ग्लोबल से तो मैं दूरी रखने के लिए ये आपको बोलूंगा, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये। फंडामेंटली बहुत प्रॉब्लम्स इसमें दिख रही हैं। और नाम मैं भूल गया हूँ सर, मैं एक्चुअली एक डायरी थी जिसमें मैं नोट डाउन किया था, बट अभी जो मोबिलाइजेशन था ना, उसमें वो डायरी मिस हो गई। मैंने भी पूरी लिस्ट बनाई थी, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम वो कवर करेंगे। बट सर एक पर्टिकुलर शेयर जो मैंने निकाल के रखा था, और आपने मुझे क्लियरली कहा था कि इस बार अगर शो करना है तो कोई शेयर लेकर आना, वरना करने नहीं दूंगा। तो सर अब मैं वो शेयर जरूर लेकर आ गया हाँ हूँ। बिल्कुल सर। और वो शेयर है सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ओह वाह, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अब सर ये करंट भाव पे खरीदा जा सकता है, किस भाव पे खरीदा जा सकता है, स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं। लेकिन जरा बताइए इसके बारे में, कंपनी के बारे में फटाफट, क्या हो सकता है और क्या सर टारगेट रखनी चाहिए। ये सब जानते हैं, कंपनी हमारे अनिल अग्रवाल साहब की है, अंबानी साहब की नहीं। और ये कंपनी बहुत प्रॉब्लम फेस कर चुकी है, बट आप देखें अब ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी अपनी बनाती हुई दिख रही है। और सर जो पुराने वेटरन इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने देखा होगा इस स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से बहुत सारे शेयर निकले। स्टरलाइट पावर भी निकला, स्टरलाइट इंफ्रा भी निकला, सारी चीजें निकली हैं। अभी ये एक अपने आप में एक कंपनी है, और वायर केबल बिजनेस में, फाइबर ऑप्टिक्स में इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज। एक टर्न अराउंड बन रहा है। अब आपको करना क्या है, इसमें सिंपल चीज है। अभी 124 रुपए चल रहा है, और क्यों सर, इसके सवाल भी बहुत आते हैं, बिल्कुल। अपन जब शो करते हैं तब भी आते हैं। और अभी चल रहा है 123 रुपए। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम। और इंतजार क्यों करेंगे हम, इसमें हंटिंग चालू करेंगे जब ये आपको कभी भी मिलेगा 112 रुपए के आसपास। और ये आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, कोई टर्न अराउंड नहीं हो रहा है। यूजुअली हम जो शेयर रिकमेंड करते हैं वो आपको अच्छा टाइम देते हैं। 112 से 102 की एक रेंज है, इस रेंज में आराम से इसमें खरीदारी करिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। उस लेवल पे खरीदारी करने के बाद करना क्या होगा, अगर आपने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया, बहुत लंबा समय नहीं देख सकते, तो 136 रुपए का पहला टारगेट आपके लिए निकल के आता है। 136 रुपए के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा और मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करेंगे, फिर आपको ये 164 रुपए का लेवल भी दिखाएगा। 164 रुपए के लेवल पर जब आएगा, तब हम चैनल के माध्यम से आपको वापस से अपडेट करेंगे आने वाले समय में क्या करना होगा। तो लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, हायर लेवल का वेट करेंगे। 142 रुपये का लक्ष्य है। जी 136, 142, नहीं सर, 112। 136 और 164। अच्छा 164, इसको ठीक है, मैं इसको भी करेक्ट करवा देता हूँ। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में 112 रुपये में खरीदारी करने की सलाह। जो टारगेट दिए गए हैं वो 136 और 164 है ना। चलिए, तो 136, 164 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में। इसको एक बार जरा अगर हो सके तो फुल फ्रेम में हम दिखा देंगे। तब तक डिस्क्लोजर ले लेते हैं सर का। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से रहेगा यहाँ पर?
सर डिस्क्लोजर बिल्कुल, जितने भी शेयर्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी शेयर हमने डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप्स और उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकती हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, तो आपने मुश्किल से मतलब करीब 25-26 शेयर सर डिस्कस किए हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमारे तमाम दर्शकों को अच्छा लगा होगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी टिप्पणियाँ, अपनी राय अवश्य दें। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो कम से कम आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से पता लगता है। कोई सवाल हो तो वो भी बताएं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह 112 रुपये के आसपास, 136 से 164 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये छोटे शेयरों की सीरीज जो है अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। तो बने रहिए बोनस के साथ, अपनी टिप्पणियाँ भेजते रहिए। नमस्कार।